नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है। काला दिन इसलिए क्योंकि जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ, वो आज भारत की संसद में हुआ है। भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ पूरे ऑपोजिशन ने पूरे ऑपोजिशन ने उनके खिलाफ एक तरीके से अविश्वास प्रस्ताव दिया है। उसके लिए नोटिस राज्यसभा के जो सेक्रेटरी जनरल है उनको सौंप दिया गया है। और उसका कारण यह है कि जो उनका पक्षपाती रवैया था उसको लेकर विपक्षी दल काफी नाराज थे। उन्होंने जो सत्तारूढ़ पक्ष के जो लोग हैं उनको उन्होंने बहुत सारी बातें कहने की इजाजत दी, जैसे कि जॉर्ज सोरोज एंटी इंडिया एजेंडा राहुल गांधी चला रहे हैं या पूरी कांग्रेस चला रही है, पूरा विपक्षी दल चला रहे हैं। ये सब कहने की इजाजत उन्होंने सत्तारूढ़ दल को तो दी, लेकिन जब विपक्ष की बारी आई तो विपक्ष को उन्होंने चुप करा दिया। विपक्ष को कहा कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, विपक्ष को कहा कि आप कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप वेल में नहीं आ सकते। तो कल दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो संसद से बाहर आए। उन्होंने कहा कि आज तक मैंने अपने पॉलिटिकल करियर में इतना पक्षपाती राज्यसभा सभापति नहीं देखा। अब आज ये जो अविश्वास प्रस्ताव यानी कि जो नो ट्रस्ट मोशन एक तरीके से पारित करने की अब कोशिश की जाएगी। हालांकि नंबर्स नहीं है ऑपोजिशन के पास, क्योंकि 50 सिग्नेचर्स चाहिए, 70 से ज्यादा सिग्नेचर्स हो चुके हैं और इसी वजह से ये पूरा नोटिस अब राज्यसभा के सब जो सेक्रेटरी जनरल है उनको सौंप दिया गया है। अब ये इस सेशन में आएगा या अगले सेशन में आएगा, लेकिन ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं चुनावी लोकतंत्र, कहीं ना कहीं पूरे जो संसदीय लोकतंत्र से जुड़ी हुई है। तो मैंने सोचा जिस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा से बात की जाए। और महमूद प्राचा वो शख्स हैं जिन्होंने चुनावी मशीनों के खिलाफ एक कैंपेन भी लगाया है। इनके खिलाफ आपको याद होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस जुर्माने को सेट असाइड किया है और कहा है कि जो चीज की वो मांग कर रहे थे वो ठीक है। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं शुरुआत इस नो ट्रस्ट मोशन से करूंगी कि महमूद क्या कहेंगे इस पूरे नो ट्रस्ट मोशन पर, जिस तरीके से ये सभापति के खिलाफ लाया गया है राज्यसभा के। जी देखिए, जब तक स्लीपर सेल रहेंगे कांग्रेस के अंदर तो कोई भी उनका जो कार्रवाई है, जो भी उनका कोई आंदोलन है, कैंपेन है, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। नहीं, लेकिन कांग्रेस नहीं, यहाँ तो इंडिया ब्लॉक है ना पूरा। जी, इंडिया ब्लॉक को लीड कांग्रेस पार्टी कर रही है, एक बात। दूसरी बात कि बाकी सब पार्टीज के अंदर भी स्लीपर सेल तो उसी मुस्तैदी से हैं जिस मुस्तैदी से कांग्रेस के अंदर है। पार्टी की लीडरशिप में और ग्रास रूट वर्कर्स में मुझे नहीं लगता कोई भी कमी है। इन बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कमी है इनके स्लीपर सेल्स में, जो इनकी पार्टी के लीडरशिप और ग्रास रूट वर्कर्स के दरमियान एक खाई क्रिएट करते हैं और लीडरशिप को, क्योंकि ग्रास रूट वर्कर से दूर रख पाने में समर्थ होते हैं, ये जमीनी हकीकत से दूर रखने में समर्थ हो जाते हैं। अब बुनियादी बात, आप, मुझे खुशी है कि आपने दिग्विजय सिंह साहब का ही नाम लिया। अब दिग्विजय सिंह साहब ने हमारा जो इन चुनाव में चोरी करने की मशीनों के खिलाफ जो आंदोलन था, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से अपने कुछ और नेताओं के साथ ज्वाइन किया। अब जब बुनियाद आपकी जो है वो उस पर हमला नहीं करोगे, आरएसएस और बीजेपी की सारी ये ताकतें कहां से आ रही हैं? अब आप गंदा दिन बताते रहे कि वाइस प्रेसिडेंट साहब और चेयरमैन जो राज्यसभा के हैं उन्होंने एक गंदा घिनौना काम कर दिया। उनको वहां पे लाने के लिए जिम्मेदार क्या चीज है? क्या जगदीप धनखड़ साहब कभी भी अपने सपने में भी कभी राज्यसभा के चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट बन सकते थे? नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि बीजेपी के पास संख्या ही नहीं होती। आरएसएस और बीजेपी के पास संख्या कहां से आती? संख्या कहां से आई है? इन्हीं वोटों को चुरा के। तो जब तक आप जड़ पे नहीं जाओगे, पत्तियां काटते रहोगे तो कैंसर दूर नहीं होगा। तो और ये पत्तियां भी ठीक से नहीं काटेंगे, मैं आपको पूरे दावे और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ये सिर्फ एक दिखावे के तौर पे, ये तो वैसे भी दिखावा है क्योंकि सभी पार्टीज जो है वो 3 लाइन व्हिप के तहत बंधी हुई हैं। अगर बीजेपी के अंदर जो एनडीए के जो सांसद हैं उनके अंदर किसी के अंदर कॉन्शियस जाग भी गई
कि ये कैसा गंदा और घिनौना काम हमारी जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है या एक संस्था है उसके अंदर हो रहा है। तो 3 लाइन व्हिप से क्या होगा? कभी कुछ हो सकता है इम्पीचमेंट? ये सिर्फ मुंह दिखाई के लिए है। अगर इम्पीचमेंट करनी है सबसे पहले, तो सबसे पहले इम्पीचमेंट करने की चेष्टा सच्चे मन से करनी चाहिए राजीव कुमार साहब की, जो देश के सबसे बड़े चोर हैं, वोट चुराने वाले, वोटों के सबसे बड़े चोर हैं। तो उनके खिलाफ नहीं, तो करेंगे। लेकिन आप तो नहीं प्राचा साहब, आप तो लोकतंत्र के बहुत बड़े हिमायती भी हैं। मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि जो संसदीय लोकतंत्र है, आखिर आज ऑपोजिशन के पास क्या विकल्प बचा है? जो आखिरी रास्ता होता है ये न अविश्वास प्रस्ताव लाने का, आज उन्होंने वो पेश किया, और वो इससे ज्यादा वो धनखड़ से क्या कर सकते थे? ठीक है, वो चुनावी मशीन पर हम आ जाएंगे, लेकिन आज क्या ये एक सही कदम नहीं था कि अब और इसके अलावा कोई विकल्प बचा नहीं था? देखिए, कैंसर हो गया, उसके बाद कई कैंसर ऐसे होते हैं कि शरीर पे फोड़े निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं, ऐसे चीजें हो जाती हैं, उसको काटते रहो आप, कुछ होगा? मैं इसीलिए बुनियाद पे जाना चाह रहा हूं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, और ये फोड़े काटने की भी धनखड़ साहब के खिलाफ भी कोई मजबूत कार्रवाई नहीं करेंगे। मैं ये पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, जब तक इनके स्लीपर सेल्स रहेंगे। अगर ये धनखड़ साहब के खिलाफ भी कोई मजबूत कानूनी कार्रवाई करे ना, उनकी ठीक से जांच करें। हमने जैसे राहुल गांधी जी की, जब मैं अगर आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, आपको याद होगा, राहुल गांधी जी की जो सदस्यता थी, किस बिजली की गति से ओम बिरला साहब जो उस समय भी स्पीकर थे, उन्होंने खत्म की थी। तो मैंने तो तब कहा था एफआईआर दर्ज करो। क्या स्पीकर साहब देश के कानून से ऊपर है? नहीं, वो करेंगे नहीं। चुनाव आयोग के पास चिट्ठी लिखेंगे बाहर आके इस बार, क्योंकि जयराम रमेश जी ने और दूसरे लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछली बार की थी, तो उसका हमने काफी एक प्रकार से उपहास उड़ाया था। तो इस बार सिंघवी साहब को कानूनी प्रावधान बताने के लिए कर दिया। अरे कानूनी प्रावधान तो हम कानूनी और सब तरह के प्रावधान आपको, कानूनी भी, डेटा वाइज भी और टेक्निकल भी, हम बता देंगे आपको। उससे बताने से क्या होगा? आप करेंगे क्या? अब सो गए आप जाके। तो धनखड़ साहब के खिलाफ उन्होंने क्या क्या आज तक जो गतिविधियां की हैं, और जो जॉर्ज सोरोस का बार बार नाम ले रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी सीरियस हो तो आपके माध्यम से मैं एक बार फिर सलाह दे सकता हूं, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे जब तक स्लीपर सेल्स रहेंगे, क्योंकि ये मुंह दिखाने के लिए, क्योंकि जनता आंदोलित ना हो जाए ना, जनता का जो एक गुस्सा आता है ना, जो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ आता है, उसको निकालने के लिए बहुत सारे काम ये ऑपोजिशन की पार्टीज के अंदर स्लीपर सेल्स करते हैं, ताकि जनता एकदम सड़कों पे ना आ जाए। उस हवा को, उस जनता के गुस्से को कम करने के लिए ये मुंह दिखाई वाली रस्म पूरी की जा रही है। वरना पहला काम क्या करना चाहिए? जॉर्ज सोरोस बोला है ना, इस देश में नीलू जी, अगर ये कांग्रेस पार्टी वाले नहीं करेंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूं, वरना मैं सोल्यूशन आपके माध्यम से अभी 2-3 मिनट में बताता हूं। ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं ना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन की, इस देश में अगर आप तथ्य कहते हो, मैं तथ्य भी आपको बता देता हूं, इस देश में एक संगठन है जो रजिस्टर्ड भी नहीं है। कौन सा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो ओपनली ये डिक्लेयर करता है कि हमारे पास 1 लाख से ज्यादा एनजीओ हैं पूरे देश में। तो ये चंदा लेने का खेल देश से विदेश से, करप्ट पॉलिटिशियन से, करप्ट बिजनेसमैन से, कौन सबसे ज्यादा कर रहा है? सीएसआर का सबसे ज्यादा जो बेईमानी का पैसा जो सीएसआर में गरीबों के लिए जाना चाहिए, किसके पास जा रहा है? करें केस नहीं करेंगे ना, ये 1 लाख से ज्यादा है। और एक आईडीआरएफ नाम की संस्था है, 1989 में उसे कांग्रेस नहीं, जो उस वक्त शायद वीपी सिंह साहब की सरकार थी, उसको परमिशन भारत सरकार ने दी थी कि वो अमेरिका से पैसे जुटा सके। ये सब डेटा, सबूत सब मेरे पास हैं। मगर वो जब वो चुनाव की मशीनों के इतने डेटा तो मैंने पब्लिक में दिखा दिए, ऑर्डर्स एक के बाद एक ही आदमी के पास आ रहे हैं ना, हमारे संस्थान के पास। हाई हम कोर्टों में अब हमारा अपरेंड होता जा रहा है धीरे धीरे, इन्हीं अदालतों में, जो कितने दबाव में नहीं है उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। तो मेरे पास आरएसएस का भी सारा काला चिट्ठा है, इनके कितने फंड किससे कहां से लिए हैं सब है। आ जाए मेरे पास, मैं दे दूंगा। नहीं आएंगे और ये करते रहेंगे। आप ये कह रहे हैं कि आपके पास आरएसएस का सारा काला चिट्ठा है कि जिस तरीके से इन्होंने की कोशिश की।
मैं गंदा कह रहा हूं, काला नहीं कह रहा। हम्म, काला नहीं, गंदा। तो और मेरे पास ही क्या, मेरे पास कोई ऐसा कोई अंतरिक्ष वाला विज्ञान थोड़ी है। सबके पास जो थोड़ी सी मेहनत करेगा उसके पास हो जाएगा। कांग्रेस में तो राहुल गांधी जी से और जो ट्रेजरर साहब हैं अजय माकन साहब से लोग रिसर्च के नाम पे कितने कितने लाखों करोड़ों रुपए ले ही रहे हैं। इन्हीं रिसर्च के नाम पे तो ले रहे हैं कि हम ये सेंध लगा के चीजें लाएंगे, वो डेटा कलेक्ट करेंगे, ये करेंगे, हम सर्वेस कराएंगे और ये करेंगे और पता नहीं क्या करेंगे। हमने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट लगा दिया है पीछे, उसको बड़ा खतरा है जान का और उसको ये करना है। मैं सब दे दूंगा आपको। आरएसएस के खिलाफ आपको एफसीआरए की केस कराने की जरूरत है? इतने केस हो जाएंगे आरएसएस नाम की संस्था पे, आरएसएस की 1 लाख से ज्यादा संस्थाओं पे इतने केस हो जाएंगे देश के कोने कोने में कि फिर जॉर्ज सोरोस का जी भी इन्हें याद नहीं आएगा। लेकिन वो करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि स्पीकर वो स्लीपर सेल्स आरएसएस के एजेंट। मेरे पास है सब डेटा, मुझसे आके ले लें। कौन आएगा बताएं? इसी आपके माध्यम से बोल रहा हूं मैं। एफसीआरए का सारे प्राइवेट कंप्लेंट्स भी तो होती हैं, करें करें, हमने तो किए ना। आप ये कह रहे हैं कि आज जो धनखड़ के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव या नो ट्रस्ट मोशन विपक्ष लाने की कोशिश कर रहा है वो सिंबॉलिक ही सही, लेकिन एक मैसेज नहीं देता कहीं ना कहीं कि भाई विपक्ष को आप बोलने नहीं दे रहे थे इसलिए विपक्ष का आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। एक सिंपल मैसेज विपक्ष ने दिया है। ये बात पूरे देश का कॉन्फिडेंस नहीं है मोदी जी में, कोई फर्क पड़ रहा है? अमित शाह जी में पूरे देश का कॉन्फिडेंस नहीं है। महाराष्ट्र में क्या फडणवीस जी के लिए कॉन्फिडेंस किसी महाराष्ट्र की जनता का है? नहीं है। पढ़ बैठे, मतलब पिछले रास्ते से बैठे ना, मतलब फ्रॉडुलेंट बेस से बैठे हैं ना, तो बैठे हैं धनखड़ साहब, कर लो, आप क्या करोगे? उनको तो आपको कोई, और मैं ये कह रहा हूं जनता खुद कर लेगी ये काम सड़कों पे आके पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से, जो उनके पास दूसरे संवैधानिक रास्ते हैं। आप एक मुंह दिखाई वाला, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, आई वॉश के तौर पे ये कर देते हैं ताकि जनता भी कहे चलो यार ये कुछ कर रहे हैं तो हम और इंतजार कर लेते हैं, वरना जनता इनका इलाज खुद कर लेगी। तो ये अविश्वास प्रस्ताव एक तरीके से मुंह दिखाई है, आप कह रहे हैं ये अविश्वास दिखाई है। अब इनके पास केस क्या है ये बताइए, सिवाय एलिगेशंस के? जो चुनाव में चोरी की मशीनों के लिए जो केस डलते हैं ना, 46 से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किए हैं। और कल हमें अच्छा ऑर्डर मिला है, कल ही सुप्रीम कोर्ट से भी मिला है, जो फाइन लगाया था वो, और जो अब हम चूज कर सकते हैं हाईकोर्ट ने, और वो फाइन लग के आप सोच सकते हैं कि मेरे समर्थकों को कितना, और जो मुझ पे यकीन रखते हैं कितना बड़ा धक्का लगा होगा। हमने झेला ना, वो खतरा झेला। तो वो खतरा एक अकेला आदमी अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ, देवाशायन साहब हो गए, प्यारेलाल गर्ग साहब हो गए, राजू पुरलेकर जी हो गए, ऐसे मुट्ठी भर साथियों के साथ मिलके झेल सकता है। तो ये तो इतनी बड़ी पार्टी है। सबूत क्या है इनके पास? मैं वही बात कह रहा हूं कि इनके पास जो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन किया, सिर्फ ये कि इन्होंने जॉर्ज सोरोस का नाम ले दिया, एक आदमी जो कि उसका मेंबर नहीं है हाउस के, उसके खिलाफ कर दिया। ये तो रोज होता है पार्लियामेंट में। ये कौन सी तोप चल रही है? इसके लिए तो मेंबर्स को निलंबित भी नहीं किया जाता। इशू क्या है इनके पास? जॉर्ज सोरोस का इशू को मैं कहता हूं कि अगर ये पूरा का पूरा धनखड़ साहब की इन्वेस्टिगेशन करके कुछ मजबूत केस तो बना के फाइल करें। वो क्या है? वो है नहीं, जीरो, जिल्च, नाडा। तो आप ये कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाने से अच्छा है कि धनखड़ की जांच हो और उसके लिए ऑपोजिशन काम करे। किस तरीके की जांच की आप बात कर रहे हैं? जांच तो होगी नहीं कभी भी। मोदी जी जांच कराएंगे अडानी जी के खिलाफ? ये तो ऐसी बात हो गई कि मोदी जी अडानी जी के खिलाफ जांच करा लें। भाई धनखड़ साहब से कितने भी नाराज हो जाएं, वो जाटों से इनको कुछ नहीं, लेकिन अब वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, वैसे भी क्या उनकी जांच हो पाएगी? क्यों नहीं हो पाएगी? कौन है कानून से ऊपर? ये हमारे देश में बहुत बड़ा मिसनोबर है। संविधान और कानून से ऊपर कोई नहीं है। हमने नहीं कहा रखा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है ना, इलेक्शन कमीशन। हमने दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट की अदालत में कंप्लेंट की थी और कोर्ट में, फिर उसके बाद हमने, अभी तो कोर्ट ने नोटिस इश्यू कर रखा है ना। ये अगर इनको कानूनी समझ नहीं है तो फिर मैं वही कहूंगा, आ जाए हमारे पास, हम बना के दे देंगे केस। अभी चल रहा है ना केस वो। नहीं, क्योंकि अब आज धनखड़ ही टॉपिक बने हुए हैं डिस्कशन का। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सारी चीजें अंत में आकर वही चुनावी मशीन से जुड़ी हुई हैं, जिससे कि
वोटों का हेरफेर होता है और बीजेपी जीत कर आ जाती है। लेकिन सवाल है कि धनखड़ ऐसे लोग, मोदी जी की भी मैं बात आज नहीं कर रही हूँ क्योंकि धनखड़ इज द न्यूज ऑफ द डे, इसलिए मैं धनखड़ से ही सवाल उन्हीं से जुड़े हुए आपसे पूछ रही हूँ कि धनखड़ के खिलाफ आप जांच की बात कर रहे थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि धनखड़ के खिलाफ क्या जांच होनी चाहिए तो आपके मुताबिक क्या जांच होनी चाहिए उनकी? ये कांग्रेस की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कहाँ गई, जो इतने बड़े बड़े विद्वान लोग, चमत्कारिक लोग, जिनकी वो क्या बोलते हैं तपस्या में कमी रह जाती है राज्यसभा न मिलने पे, वो सब कहाँ गए? नहीं मिल रहा, कुछ तो मेरे पास आए, मैं दे दूंगा। बहुत है, इन्होंने कौन सा कम काम किए हुए हैं आरएसएस से। जो भी देखिए, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, आप पहले आरएसएस है रूट कॉज इनकी, ये भी तो आरएसएस से जुड़े रहे। तो कितनी आरएसएस की एनजीओ के साथ इनका क्या संबंध रहा है? नहीं है किसी के पास। कांग्रेस की सारी जो इतनी रिसर्चर्स हैं सब फेल हो गए, तो आ जाए मेरे पास, मैं दे दूंगा। नहीं, लेकिन आप क्या कॉन्फिडेंट है इस बात को कहने के लिए कि भाई मैं धनखड़ के जो कनेक्शंस है वो आरएसएस की एनजीओ से थे और उसकी जांच हो? मैं कोई भी बात ऐसी कहता हूं जिसके सबूत ना हो मेरे पास। करें आप। यानी कि आपके पास धनखड़ के खिलाफ भी सबूत है, आप कह रहे हैं? लेकिन मैं क्या क्या करूं, मेरे पास लिमिटेड जो टाइम है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड शक्ति है, तो मैं जड़ पे जा रहा हूं। मैं तो वो काम कर रहा हूं जिससे ये सब जितनी भी खराबियां, बीमारियां, अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू, धनखड़ साहब, जो दूसरे लोग जो और जो भी लोग गड़बड़ कर रहे हैं आरएसएस के, तो लाइन लग जाएगी ना, लाइन लग जाएगी, मतलब लाइन ही लग जाएगी। तो इनको बना क्यों दिया, पहले ये बताइए। धनखड़ साहब में ऐसी क्या खासियत थी जो इनको बना दिया गया, सिवाय इसके कि इनके संबंध आरएसएस से थे? आरएसएस के संबंध होते हैं किसी से तो आरएसएस अपना पक्का व्यक्ति बनाने से पहले बड़े टेस्ट लेती है, बड़े उसके सबूत जुटाती है, बड़ी तरह तरह से उसको काबू में रखने के लिए सारे वो अपना एक उनका पूरा एक प्रोटोकॉल है, वो करती है। उसके बाद ही तो किसी को पद पे बिठाते हैं। मोदी जी का तो इसका के मतलब क्या खिलाफ है? आप आपके कहने का मतलब अगर थोड़ा सा आप और इलैबोरेट कर सके, मैं क्योंकि जानना चाह रही हूँ। आपने कहा कि भाई आरएसएस के साथ जो भी जुड़ता है उसकी जांच होनी जरूरी है, उनके इतने सारे 1 लाख से ज्यादा एनजीओज हैं, और क्योंकि धनखड़ साहब भी उनके साथ जुड़े रहे तो आप ये कह रहे हैं कि धनखड़ साहब की जांच होनी चाहिए। लेकिन किस लाइन पर, किस आधार पर जांच हो? आधार क्या किस होगा? किस किस आरएसएस की संस्था से जुड़े हुए हैं, उस संस्था ने कितना जॉर्ज सोरोस जैसे दूसरे एजेंसी से किस किस देश से कितने कितने पैसे लिए हैं, और उस पैसे का प्रयोग करके धनखड़ जी ने क्या क्या, जो ये राहुल जी के खिलाफ और सोनिया जी के खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं, उस जो इल्जाम लगा रहे हैं उन्होंने क्या सच में ऐसे काम तो नहीं किए? इसकी जांच नहीं होनी चाहिए क्या? मतलब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की कोई वैल्यू नहीं है? यानी कि अविश्वास प्रस्ताव नहीं बल्कि विपक्ष अच्छा, को आधा धनखड़ अधूरा, की जांच करनी चाहिए। जैसी चिट्ठियां ये इलेक्शन कमीशन को लिखते हैं ना, कि जिसके जिसके जवाब में इलेक्शन कमीशन एक छोटे बच्चे की तरह डांट मार के इनको, कांग्रेस पार्टी को चिट्ठी लिख के डांट मारता है छोटे बच्चे की तरह, जैसे प्रिंसिपल मारते हैं ना डांट, तो वैसे ही ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का इनका जो मोशन होगा, आप पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा जब आएगा आपके सामने। इतना नहीं तो आधा आप अधूरा, लचर और जी, कच्चा अधूरा होगा कि उसका कोई वैसे इंपैक्ट नहीं होगा, उसमें कुछ बता ही नहीं पाएंगे। एक ये जॉर्ज सोरोस करते रहेंगे, बस उससे क्या होने वाला है? अरे कुछ ऐसे सबूत दो जाकि पूरी देश, अगर ये एक वो है कि लोगों को ये सब जो धनखड़ साहब ने गलत काम किए हैं उसकी उसको हाईलाइट करना ही है, तो ऐसी चीजें दो ना कि ये है इनके खिलाफ चार्जशीट, तो ऐसी हो कि जनता उठ खड़ी हो कि ये क्या हो गया। नहीं तो ऐसा क्या कुछ है? आपके पास है धनखड़ के खिलाफ सबूत? मैं कह रहा हूं मेरे पास तो आरएसएस के जितने भी टॉप लीडर्स हैं, मैंने भी तो कुछ रिसर्च की है ना, लेकिन मेरा मेरा ऑफिस अकेला, मैं अकेला, मेरे मेरे रिसोर्सेज लिमिटेड, उसके बावजूद भी इतना है। तो ये लोग तो बड़े समर्थ लोग हैं ना, पर लेकिन आए ना, आपके पास आरएसएस के जो आए, टॉप लीडरशिप है उनके खिलाफ सबूत है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल बताइए, लेकिन कोई विल तो शो करे। मेरे पास तो ये जो हम मशीनों की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, और जो मैं अंबेडकर वादी हूं, मैं तो मैं जो SC ST और माइनॉरिटीज जो है, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बहुत, उनके ही केसेस मेरे पास इतने हैं, इतनी मुसीबतें हैं। हाथरस का केस है, एक थोड़ी है, मथुरा शाही ईदगाह का केस है, रामपुर में एक छोटे बच्चे को गोली मार दी बाबा साहब की एक तस्वीर पे माला चढ़ाने के लिए, SDM साहब ने खड़े होके, उसका केस आज एक रामपुर में लगा हुआ है, उसका इलाहाबाद हाईकोर्ट में। मेरे पास तो दर्जनों नहीं सैकड़ों केस ऐसे हैं।
कांग्रेस पार्टी के पास तो मेरे ख्याल से कंसर्टेड एफर्ट इसलिए होना चाहिए ना कि आरएसएस के जो भी लोग हैं उनके खिलाफ अगर इतने माइंड ब्लोइंग सबूत हैं तो उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन क्यों नहीं ले रहे। एक हमारे सतपाल मलिक जी हैं, है ना, ईमानदार व्यक्ति थे, उनका कॉन्शियस नहीं माना और उन्होंने लिस्ट आउट की है अपनी चीजें, इसलिए नहीं माना। मगर एक राम माधव साहब है कि नहीं है, उनके बारे में तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला। अब राम माधव साहब कौन है? वो तो धनखड़ जी से भी महत्वपूर्ण व्यक्ति है ना आरएसएस के लिए। उसके बारे में जगदीप ये सतपाल मलिक जी के कहने के बावजूद भी आरएसएस के खिलाफ, ये वाले राम माधव जी के खिलाफ, और इतने सबूत है नॉर्थ ईस्ट से भी, अब ये समझ जाएंगे समझने वाले, नॉर्थ ईस्ट में वो क्या क्या गुल खिला के आए हैं, मेरे पास भी है वो सबूत। मगर कांग्रेस पार्टी के पास तो मेरे से 100 गुना ज्यादा होने चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। तो राम माधव जी के खिलाफ क्यों नहीं किया उन्होंने आज तक कुछ? और ऐसे लिस्ट लंबी है बहुत। हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, खूब मतलब हर लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं वो। उनकी तो योगी जी से रेस चल रही है, मोदी जी को तो पीछे छोड़ दिया उन्होंने। वो योगी जी को नीचा दिखाने के लिए उनसे भी ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ क्या कांग्रेस पार्टी में अगर अहमद पटेल साहब के घर चले जाएं और उनके दोनों बेटा बेटी से या जहां भी जो उनके परिवार वाले हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा की अहमद पटेल साहब के पास इतनी मोटी फाइल थी, मैंने देखी, इतनी मोटी। अब वो उनसे पैसे लेते थे और उनको छोड़ने के लिए वो एक अलग बात है। मगर है तो कांग्रेस के पास इनकी फाइल, किया कुछ। ये तो पता नहीं कौन सी तपस्या में व्यस्त है। सारे कांग्रेस के जो लोग हैं पता नहीं कौन सी तपस्या कर रहे हैं। लेकिन अब राहुल जी के सामने चिल्लाते रहेंगे हम तपस्या कर रहे हैं, हमें वरदान। अरे तपस्या का आपसे जो फायदा मेरा सवाल है कि आज पूरे देश में ये हाहाकार मच गया है कि इतनी बड़ी खबर हो गई कि धनखड़ के खिलाफ, जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। आप ये कह रहे हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल मुंह दिखाई है, बल्कि धनखड़ की जांच होनी चाहिए। अब अगर मैं अपने लैप में आपसे 2-3 सवाल पूछूंगी कि धनखड़ के खिलाफ अगर जांच हो तो आप अगर पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 में अगर मैं पूछूं तो सबसे पहली चीज धनखड़ के खिलाफ क्या जांच होनी चाहिए, उसको लिस्ट थोड़ा तो लोगों को और पता चल जाएगा कि आप ये कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव नहीं बल्कि धनखड़ के खिलाफ जांच होनी चाहिए। जी, अविश्वास, मैं ये कह रहा हूं कि अविश्वास प्रस्ताव में कुछ ऐसा मादा, कुछ ऐसा कंटेंट तो होना चाहिए जिसको डिफेंड करना। पब्लिक के सामने डिबेट होगी ना, अगर पार्लियामेंट में नहीं होगी तो सड़कों पे तो होगी। जिसको डिफेंड करना बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के लिए मुश्किल हो जाए, ऐसा कुछ है उसमें। और वो क्या हो सकता है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। क्या इनको नहीं करना चाहिए कि धनखड़ साहब के, क्योंकि, और मैं ये एक एस्पेक्ट इसलिए बता रहा हूं, अभी तो बहुत सारी चीजें होती है ना, किस किस इंडस्ट्रीज से इनके क्या क्या संबंध रहे हैं, एक चीज थोड़ी है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि धनखड़ के किस किस इंडस्ट्रीज से संबंध रहे हैं उसको उजागर करें, उसको जान, इनको ढूंढना चाहिए। ये तो वकील रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में वकील रहे हैं धनखड़ साहब, तो थोड़ी रिसर्च तो करें। ठीक है, तो आपने बताया, ये पॉइंट नंबर 1 लिख रही हूं मैं, पॉइंट नंबर 1 ये मैंने नोट किया है महमूद। आपने कहा कि धनखड़ के नोट करना चाहिए। नीलू जी आप क्या करेंगी इसका, ये बताइए। नहीं, मैं तो आपका इंटरव्यू कर रही हूँ ना, इसलिए मैं लिख रही हूँ। आपने कहा कि धनखड़ की जो लिंक्स थे, क्योंकि वो लॉयर थे, उनके किस किस से, इंडस्ट्रियलिस्ट से लिंक्स थे, उसकी जांच होनी चाहिए। चलिए पॉइंट नंबर 2 बताइए सर। पॉइंट नंबर 2 महत्वपूर्ण है कि मोदी जी की निकटता इनसे कैसे हुई, वो सब कुछ वो राज फाश कर देगा सारा। और बताइए। नहीं, तो मोदी जी की निकटता इनसे कैसे बढ़ी, आप ये कह रहे हैं उसकी जांच हो? उसकी जांच हो, सब खुल जाएगा, सब ए से लेके जेड तक सब खुल जाएगा। कौन करेगा इस पर जांच? इस पर जांच करेगा कौन? ये महमूद प्राचा तो नहीं करेगा। मैं शुरुआती कुछ सामान दे सकता हूँ इन्हें, अगर करेगा तो कांग्रेस तो तपस्वी करेंगे ना। ये तो जो कांग्रेस के तपस्वी हैं, बड़े बहुत बड़े बड़े तपस्वी हैं कांग्रेस में, तो जिन तपस्वियों को, जिससे उनके आराध्य होते हैं, सिर्फ इसलिए तपस्या करते हैं कि कुछ मिल जाए, राज्यसभा मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, पद मिल जाए। ऐसी तपस्या करने वालों को छोड़ के जो इन तपस्वियों से थोड़े नीचे तपस्वी है ना, जेन्युइन, वो वर्कर्स के पास सब है। लेकिन कांग्रेस हाईकमांड वर्कर्स से बात करे, इन जो आरएसएस के जो ये बीच वाले एजेंट्स है ना, उनसे बात करना थोड़ा कम कर दे, साइडलाइन थोड़ा सा करें। अपने आप जनता जो है खुद आके सबूत दे देगी। कांग्रेस के वर्कर्स को अंडर एस्टिमेट करना मेरे ख्याल से सबसे मतलब बेवकूफी का काम होगा।
इतना मटेरियल धनखड़ साहब के पास से का दे देगी कांग्रेस के वर्कर, लेकिन उनको क्या चाहिए, क्या चाहिए उन्हें? पहला ये विश्वास कि जिसके हाथ में मैं ये सबूत दे रहा हूं वो कहीं आरएसएस का आदमी तो नहीं है, वो जाके धनखड़ साहब को ही तो नहीं दे देगा फला फला मिस्टर एक्स ने मुझे ये दिया था, उसको उसका इलाज करा दो। अमित शाह जी को नहीं दे देगा कि ये आदमी जो है आजकल बड़ा सबूत इकट्ठे कर रहा है तुम्हारे लोगों के खिलाफ। दूसरा, उसको ये कॉन्फिडेंस चाहिए। कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं कांग्रेस में रहा हूं, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने मजबूत है ना, वो सब संभाल लेंगे, लेकिन उनको ये चीजें चाहिए। कल उनके ऊपर कोई केस होता है, पहला पॉइंट ये बताया कि धनखड़ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट से लिंक है उसको खंगाला जाए, मोदी से वो निकट कैसे आए उसको खंगाला जाए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये काम दिया जाए, लेकिन अब ये कैसे होगा ये पता नहीं। सतपाल, एक मिनट में और एक और क्लू देता हूँ। सतपाल मलिक जी से पूछ लीजिए। चलिए, मेरे से तो जितने भी स्लीपर सेल हैं उन्हें बात करते हुए शर्म आती है ना, क्योंकि मैं तो वो एनेक्डोट हूं, या एनेक्डोट नहीं एंटीडोट हूं, जो सब आरएसएस के टच वाले लोग मुझसे छूते ही भस्म हो जाते हैं, तो मुझसे तो भागते हैं सर, बात भी नहीं करेंगे, भाग जाएंगे। चलिए उनसे पूछ लीजिए जाके सतपाल मलिक जी से, वो दे देंगे बहुत मटेरियल। लेकिन मेरा पर्पस क्या है आपसे इतनी बहस करने का? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इन्होंने जॉर्ज सोरोस का एक टॉपिक उठाया, मतलब कांग्रेस जो है देशद्रोही पार्टी है। क्यों? क्योंकि वो विदेशी फंडिंग लेके देशद्रोही काम कर रही है। ठीक है ना, यही है ना? तो सतपाल मलिक जी क्या कह रहे हैं? वो तो पुलवामा के बारे में बोल रहे हैं ना। आज भी मैं उनका कोई इंटरव्यू आपके साथ ही देख रहा था शायद, उन्होंने पुलवामा के बारे में क्या क्या बातें बोली है और वो कांग्रेस को क्या बोल रहे हैं। ये वो कोई कांग्रेस को एक तरह से गाली नहीं दे रहे हैं सतपाल मलिक जी, उनकी पीड़ा बोल रही है कि उन्होंने इतनी अपनी जान पे रिस्क लेके, क्योंकि उनको देशभक्ति ने पुकारा, देश ने पुकारा। उन्होंने एक गवर्नर की पोस्ट पे रह के और एक गवर्नर की पोस्ट छोड़ के कश्मीर का गवर्नर बिना सिक्योरिटी के, ये मतलब 7वां नहीं 8वां आश्चर्य है दुनिया का। ये छोटे छोटे लोग जो है ना उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं, ये जो कि है भी आरएसएस के मोदी जी, जो अमित शाह जी के जो अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही हैं इधर उधर से, उनको तो अमित शाह जी Z+ पता नहीं कौन कौन सी प्लस सिक्योरिटीज दे रहे हैं, Y+। ये सतपाल मलिक जी को नहीं देनी चाहिए, लेकिन वो बहादुर व्यक्ति है, वो ईमानदार व्यक्ति है, वो देश के प्रति कुछ करने के लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार है। तो पुलवामा के लिए क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? ये धनखड़ साहब तो पुलवामा के सामने कोई इशू ही नहीं है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, प्रॉब्लम कहां है, जब तक उसको हिट नहीं करेंगे ना। और मैं जॉर्ज सोरोस की वजह से कह रहा हूं कि जो आरएसएस के संगठन है ना, एनजीओ, उसी जिस लैंग्वेज में सवाल पूछा गया ना जॉर्ज सोरोस वाली में, हमें फंडिंग वाले ही जवाब में देना चाहिए। चाइना से किस आरएसएस के संगठन ने पैसे लिए हैं? चाइना से फंडिंग किस की हुई है, किस इंडस्ट्रीज की हुई है? आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस की फंडिंग चाइनीज कंपनीज ने भी की है? मैं तो इसका कांग्रेस पार्टी को नहीं पता होना चाहिए, इसका कांग्रेस पार्टी को नहीं पता होना चाहिए, मुझे ही पता होना चाहिए सब। ये सतपाल मलिक जी को पता होना चाहिए, सतपाल मलिक जी बताएं भी, और सतपाल मलिक जी ने तो प्राइवेटली भी बहुत सारे सबूत दिए होंगे ना। और ये तपस्वी जितने हैं कांग्रेस के, ये सतपाल मलिक जी के पास जाएंगे भी नहीं, हमारे जैसे लोगों के पास आके कम से कम चोरी छुपे जाके सबूत हमसे ले लो, तो फिर जाके राहुल जी को बोलना मैंने इसमें 5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और इसमें से चलिए मैं ये करके बताओ मैं क्या करूं, मेरा तो घर बिक गया, पर मैं सबूत ले आया। लेके आए होंगे किसी सतपाल मलिक जी से जैसे, या हम जैसे व्यक्ति से, जो हम इनको वैसे ही दे देते हैं कि भाई देश के लिए कुछ करो। ये जो स्कीम चल रही है ना तपस्वियों की, ये तपस्वियों का भी इलाज नहीं करेंगे जब तक राहुल जी और खड़गे जी, उसमें कुछ होने जाना नहीं है। कांग्रेस के वर्कर और टॉप लीडरशिप, इनके बीच में जो वो है ना गैप, वो खत्म हो जाए, ये देश सुधर जाएगा। और मैं ये सिर्फ कांग्रेस का एग्जांपल देके कह रहा हूं, यही बात बाकी सब पार्टीज में भी है। मैं बार बार कांग्रेस का माफी चाहता हूं, नाम ले रहा हूं, क्योंकि इस वक्त तो सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है, तो उसके बारे में हम लोग ज्यादा कंसर्न भी हैं और चाहते हैं कि वो मजबूत हो, सपा मजबूत हो, बसपा मजबूत हो। ममता बनर्जी साहिबा के ऊपर इतने हमले कर रहे हैं आरएसएस वाले, उनके लिए अगर हम लोग कुछ मजबूती ला सकते हैं तो हम लोग कोशिश करें। ये नवीन पटनायक जी को देखिए क्या कर दिया, धोखा पीठ में जिसको कहते हैं ना छुरा मारना, क्या किया उनके साथ। तो अब फाइनली महमूद आप क्या कहेंगे कि जो आज धनखड़ के खिलाफ जो ये अविश्वास प्रस्ताव आया है, अविश्वास प्रस्ताव ना करके बल्कि पूरे विपक्ष को धनखड़ की जांच करवानी चाहिए?
आप ये कह रहे हैं कुल मिलाकर? करवानी नहीं चाहिए, करनी चाहिए, और फिर एक मजबूत सी कंप्लेंट करनी चाहिए, पुलिस कंप्लेंट। अब जब सच्चाई की बात आ गई ना, तो सच्चाई, अच्छा वो लोग किस किस जगह रुक रहे हैं बताओ? राहुल गांधी जी की नागरिकता इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट, पता नहीं क्या क्या, मतलब हर चीज उन्होंने डिफेमेशन किया, नागरिक उनकी वो सदस्यता छीन ली, ऐसे कैसे चुटकी बजाते। उसका रिस्पांस क्या आ रहा है? ये तपस्वी द्वारा, तपस्वी जो है ना हमारे हर्मिट्स, उनसे क्या रिस्पांस आ रहा है? फिर मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, कल हमने 2 बड़े ऑर्डर लिए, एक पूरे हरियाणा के जो 90 की 90 सीटों से महमूद प्राचा के नाम से ऑर्डर हुए कल हरियाणा हाईकोर्ट से। अगर यही काम 90 के 90 जो 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 जितने कैंडिडेट्स हारे हैं इनके, वो सब करते तो कितनी मजबूती होती? सिर्फ 17-18 पिटीशन डली हरियाणा में, अगर 50 पिटीशन डलती तो क्या सिनेरियो होता आज? और हम कहते कहते थक गए इनसे। कल हरियाणा की कोर्ट ने एक ऑर्डर किया पहले दिन, और चुनाव आयोग से ये पूछा था बहस के दौरान, अगर आप लोग इसको मना कर रहे हो तो मैं डिटेल ऑर्डर पास करूंगा। ये ऑनरेबल जज ने कहा था कि मैं डिटेल ऑर्डर पास करूंगा, और ये बताऊं, ये ऑर्डर में लिखूंगा कि अपने ही गाइडलाइंस के खिलाफ चुनाव आयोग क्यों जा रहा है। आई विल मेक सर्टेन स्ट्रिक्ट रिमार्क्स अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन। तो तुरंत, जिन मेरी चिट्ठियों का तो कभी इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देते ना, जब कोर्ट में जाते हैं तो 100% मेरी सारी चिट्ठियां जो मैंने लिखता हूं उससे एग्री क्यों करते हैं? अब क्या बोला है, कल क्या ऑर्डर हुआ? 90 की 90 सीटों पे महमूद प्राचा को एज ए प्राइवेट सिटीजन, जो कि हरियाणा का वोटर भी नहीं है, 90 की 90 सीटों की सारी वीडियोग्राफी, सारी सीसीटीवी फुटेज और सारे फॉर्म 17C मिलेंगे मुझे। तो ये काम अब जब ये हो जाएगा तो हर सीट की जो जो चोरी की है मशीनों द्वारा और दूसरे तरीकों द्वारा, वो सब आ जाएगी, और हम इन सभी केसेस को जीत जाएंगे। और 6 महीने में जीतने का मैंने अभी एक प्लान बना रखा है, जो कि मैं अनवील करूंगा अभी टाइम आने पे। 6 महीने में जीत जाएंगे। तो मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है वहां क्या? सवाल इस बात का है कि कौन चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी में नहीं बनना चाहता, और कौन चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी का नहीं बनने देना चाहता कांग्रेस के अंदर। आरएसएस बीजेपी को छोड़ दीजिए। कल ही एक ऑर्डर आता है जिसका आपने जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट से, मेरे खिलाफ सबसे बड़ा धक्का जो अब तक लगा था मुझे, वो 1 लाख का फाइन था इलाहाबाद हाईकोर्ट से। कल सुप्रीम कोर्ट ने, मैं मौजूद भी नहीं था, हमारे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे, मेरी जो आर्ग्यूइंग काउंसिल थी सीनियर वो भी नहीं थी, कोर्ट ने स्वयं अपनी तरफ से ऑर्डर कर दिया। तो हम लोग केस कैसे जीत रहे हैं? मतलब मैं क्या कोई बड़े बड़े नाम जो है उनसे बड़ा वकील हूं? लेकिन नहीं, मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं अगेंस्ट ऑल ऑड्स। बड़े वकील तो और ही है ना, जिनको जानते भी हैं, सब पहचानते भी हैं, और वो MP MLA सब है। हम लोग क्यों जीत रहे हैं अदालतों में अगेंस्ट ऑल ऑड्स? तो मैं कांग्रेस की लीडरशिप को, अपोजिशन की लीडरशिप को सिर्फ यही बता रहा हूं, सिचुएशन इतनी मुश्किल नहीं है जितनी आपके तपस्वियों ने बना रखी है। We must fight, but fight properly, fight to win, not just to show people that we are fighting and actually not fighting. बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया महमूद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू so much for talking.